अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सतही तवानाई। इंग्लिश में इसे कहते हैं सरफेस एनर्जी। सबसे पहले हम सरफेस एनर्जी या सतही तवानाई का कंसेप्ट या उसकी डेफिनेशन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ हमने एक ऐसा कंटेनर लिए, एक ऐसा बर्तन लिए मान लो, और इस बर्तन के अंदर हम यहाँ तक पानी लेते हैं। इसमें अगर हम पानी के अलग अलग सालमात को अगर हम कंसीडर करें तो जैसा कि हमने देखा था कि इस जगह पर यहाँ जो सालमा है, इस सालमे के ऊपर जो नेट फोर्स जो उसके ऊपर अमल करेगी वो ज़ीरो होगी। मतलब जो माहसिल कुव्वत जो इसके ऊपर अमल करेगी वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर हम यहाँ के किसी सालमे की अगर बात करें तो इस पर एक कुव्वत अमल करेगी जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी, इस तरह से। तो एक चीज़ जो कंफर्म हो जाती है वो ये है कि इस मॉलिक्यूल पर बहुत सारी कोहेसिव फोर्सेस ऐड करेगी चारों तरफ से, सभी डायरेक्शंस के तरफ इस मॉलिक्यूल को खींचने की जो है कोशिश की जाएगी, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि टोटल जो फोर्स इस पर ऐड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये इस पर ऊपर की डायरेक्शन वाली जो फोर्स है वो नहीं होगी, लेकिन नीचे की डायरेक्शन के अंदर एक अच्छी खासी फोर्स जो है वो उस पर ऐड करेगी। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मान लो आपको इस मॉलिक्यूल को, सपोज करो इसका नाम ए है और ये वाला मॉलिक्यूल बी है, तो आपको इस मॉलिक्यूल को उठाकर यहां से यहां लाना है। ओके, जब आप इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां लाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेट बात है कि ये यहाँ पे ये जो सरफेस जो है, सरफेस फिल्म जिसे हमने पढ़े थे, इस सरफेस फिल्म के अंदर जब ये मॉलिक्यूल इंटर होने की कोशिश करेगा तो वो इतने इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो फिल्म है वो एक तरफ, वहां के पूरे मॉलिक्यूल उसको नीचे की डायरेक्शन में जो है वो लौटने का काम करेंगे। नतीजे में ये मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं आ पाएगा, मतलब इजीली नहीं आ पाएगा। तो इसको यहां से लेकर यहां तक लाने के लिए हमको कुछ तो भी वर्क करना पड़ेगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी हमको उसको एक्स्ट्रा जो है सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो यहां से निकलकर यहां तक पहुंच सके। वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी हम उसको सप्लाई करेंगे, वो जो ज्यादा की जो हम तवानाई बिल का हुआ उसको जो देंगे, ताकि वो यहां से मतलब इंटीरियर पार्ट ऑफ लिक्विड से निकलकर लिक्विड सरफेस तक आ सके। इस पोटेंशियल एनर्जी को, या ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो हम उसको दे रहे हैं, इसे हम कहेंगे सरफेस एनर्जी। ओके, ये इसका एक कंसेप्ट हो गया। अब इसका एक दूसरा कंसेप्ट ये भी ले सकते हैं आप लोग कि ये वाला जो मॉलिक्यूल बी जो ऑलरेडी सरफेस पर है, आपको इसको सरफेस से बाहर निकालना है। ओके, मान लो कि आप इसको यहां से पकड़कर बाहर खींचना चाहते हैं, लेकिन क्लियर कर दिख रहा है कि इसके डाउनवर्ड फोर्सेस जो है, मतलब जो कोहेसिव फोर्सेस है वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हैं, और ये डाउनवर्ड फोर्सेस की वजह से वो एक तरह से पकड़ा हुआ है यहाँ पर, उसकी वजह से वो अपने पूरे एरिया को भी उसे सुकेड़ दिया है, पूरा का पूरा एरिया वो मिनिमाइज करने की कोशिश में है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आपने डाउनवर्ड, क्योंकि वो डाउनवर्ड खींचा जा रहा है और आप उसको ऊपर खींच रहे हो, तो उसको ऊपर लेने के लिए भी आपको यहाँ पर कुछ तो भी वर्क करना पड़ेगा, या कुछ तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर सरफेस के बाहर आ सके। तो वो जो एनर्जी आप वहां पे सप्लाई करोगे ताकि वो सरफेस को छोड़कर सरफेस के बाहर निकल सके, उसको हम कहेंगे उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहेंगे सरफेस एनर्जी। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आप याद रखिए कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इट मस्ट बी आइसोथर्मल। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आईएसओ का मतलब होता है एक जैसा, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। मतलब ये पूरे पूरे प्रोसेस के दौरान इस लिक्विड का या इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब अगर ये आइसोथर्मल कंडीशंस में है तब जाकर इस
मॉलिक्यूल को सरफेस पर लाने के लिए या ये वाले मॉलिक्यूल को सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी आपको लगेगी उसे हम कहेंगे सरफेस एनर्जी। इस तरह से जो डेफिनेशन हमारे पास बनती है वो ये है कि किसी भी सैयाल के अंदरूनी हिस्से में मौजूद सालमे को सतह तक लाने के लिए जो कम से कम तवानाई बिलकवा दरकार होती है हम तपिश हालात में, ओके, आइसोथर्मल हालात में, हम तपिश हालात में उस कम से कम तवानाई को सतही तवानाई कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से ये डेफिनेशन ऐसी होगी कि हम तपिश हालात में किसी भी सैयाल की सतह पर मौजूद किसी सालमे को उसकी सतह से बाहर निकालने के लिए जो कम से कम तवानाई बिलकवा दरकार होगी उसको भी सतही तवानाई कहते हैं। तो इस तरह से सरफेस एनर्जी या सतही तवानाई जो है उसके ये दो अलग अलग कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए। इसका मतलब सिंपल वे में बस इतना सा होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है या एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है जिसके जरिए आप इंटीरियर पार्ट में कोई मॉलिक्यूल अगर है तो उसको सतह पे ला सकते हो, या सतह पर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसको आप सतह के बाहर ले जा सकते हो। ओके, तो ये था सतही तवानाई का कंसेप्ट। अब हमको इसके लिए डेरिवेशन लेना है कि सतही तवानाई का और सरफेस जो टेंशन है, मतलब सतही तनाव जो है, तो दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए इसके लिए हम एक सिंपल सा एक यूँ समझ लीजिए कि आप एक तरह का एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। इसको आप प्रैक्टिकली कर भी सकते हो। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जो रेड कलर में आपको जो चीज़ दिख रही है तो ये एक मेटल वायर है और इस मेटल वायर को आपने फोल्ड करके आपने उसको ये इस तरह का शेप दिया है। ओके, अब आप एक काम कीजिए कि एक ये वाली जो साइड है तो ये साइड में आपको इतनी ही लेंथ की एक मतलब इतनी लंबी साइड जो है उसको आपको यहाँ पर अंदर इसके अंदर एडजस्ट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक इस तरह का एक हुक बनाकर एक ऐसी मतलब इस तरह से एक ऐसा वायर लेंगे, एक ऐसा तार लेंगे जिसके दोनों सिरों के ऊपर ऐसे दो हुक बने हुए हों और वो इसके अंदर ऐसे पहनाए जा सके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आप इसको इसके अंदर ऐसा पहनाओगे तो ये अंदर बाहर ऐसा हरकत कर सकता है। तो कहने का सीधा साधा मतलब ये हुआ कि हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिए, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर मैं इनके अगर कुछ नाम रख देता हूं, मान लो कि ए बी और इसका नाम रख देते हैं सी डी। तो जैसा आप देख रहे हो कि ए बी ए सी और बी डी मतलब ये वाली साइड और ये साइड ये सब अपने अपनी जगह पर फिक्स है। ओके, लेकिन ये वाली साइड फिक्स नहीं है, ये अंदर बाहर मूव हो सकती है। हम इसको पकड़कर इधर ला सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं। ओके, ये फ्री है बिल्कुल। अब हम एक काम करेंगे, इसको हम किसी सोप सॉल्यूशन में मतलब साबुन का जो लिक्विड होता है हम उस सॉल्यूशन के अंदर इस पूरे फ्रेम को डुबा देंगे और डुबा कर बाहर निकालेंगे। अब आप देखिए जैसे आप इसको किसी साबुन के महलूल में किसी सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबा कर निकालते हैं तो इसके अंदर पूरे इसमें एक ऐसी फिल्म बन जाएगी उस सोप सॉल्यूशन की। और वो जो सोप सॉल्यूशन की जो फिल्म होगी तो उसको आप बिल्कुल देख भी सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे आपको बारीक बारीक कलर्स बहुत ही बारीक सी होती है और बहुत सारे उसमें रंगीन जो कलर्स जो है वो आपको बिखरे हुए उसमें नजर आते हैं। ओके, तो इसके अंदर एक सोप सॉल्यूशन की एक फिल्म जो है वो बन गई है। ठीक है, अब इस सोप सॉल्यूशन की फिल्म के अंदर सरफेस टेंशन है, उसमें सतही तनाव है और सतही तनाव का मतलब ये है कि उसकी वजह से वो अपनी सतह को सुकेड़ने की कोशिश करेगी। वो कोशिश करेगी कि ये जो चारों जो साइड्स हैं इनको वो अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करेगी। तो अगर वो अंदर खींचने की कोशिश करेगी तो आप देखिए ये वाली साइड फिक्स है, ये साइड भी फिक्स है और ये वाली साइड भी फिक्स है। तो ये लोग तो अंदर आ नहीं पाएंगे, लेकिन ये साइड फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। इसलिए होगा ये कि ये साइड अंदर सरकना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि थोड़ी देर के बाद मतलब कुछ तो भी एक पर्टिकुलर टाइम गुजरने के बाद ये जो साइड है ये साइड यहां आ गई। ओके, हम इसको एक नया नाम दे सकते हैं सी डैश और डी डैश।
तो अब आप देखिए, पहले यहाँ थी और अब ये इस साइड में चली गई है। यहाँ पर उसने ये इतना डिस्टेंस कवर किया, सपोज करो दिस डिस्टेंस इज dx। ओके, और अब आप देखिए कि इसके अंदर अब जो फिल्म बची हुई है तो वो फिल्म बस ये इतने एरिया में है, यानी ये जहां मैं ये डॉट बता रहा हूं तो ये एरिया के अंदर वो फिल्म बाकी बची हुई है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये अब इतनी ही बड़ी रहेगी, ये फिल्म और भी कम होती रहेगी क्योंकि ये लगातार इधर जाके जाने की कोशिश करेगा। ओके, अब सवाल ये आ रहा है कि ये इधर क्यों जा रहा है, तो उसका रीजन है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स है जिसकी वजह से वो इसको ये डायरेक्शन में खींच रहा है। तो यहां पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस जगह पर एक कोहेसिव फोर्स है जो साइड CD को अंदर की जाने खींच रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसने उसको dx फासले से अंदर खींच लिया। ओके, अब थोड़ा सा हमको यहां पर और एक चीज को लेना है, वो ये है, सपोज करो आपकी ये दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो L है। मतलब ये वाली जो साइड है, इस साइड की जो टोटल लेंथ है वो स्मॉल l हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इसमें होगा ये कि जब ये साइड CD जब ये अंदर आएगा इस फोर्स की वजह से, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सतही तनाव का फॉर्मूला जो है वो बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सतही तनाव का ज़ाब्ता जो है वो बनाते हैं। सतही तनाव का फॉर्मूला बनेगा T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। हमने उस दिन देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि उसका फॉर्मूला होता है कोहेसिव फोर्स अपॉन लेंथ। ओके, लेकिन यहां पर आप एक चीज पे गौर करो कि ये जो थिन फिल्म है इसकी दो सरफेसेस है। एक सरफेस इसकी ये सामने वाली है, ओके, और एक सरफेस इसकी बैक साइड है। आप इसको एक कागज की जैसा इमेजिन करो। ये जो थिन फिल्म है यहाँ पे कागज, ये जो मतलब सोप सॉल्यूशन की जो कागज जो फिल्म है, इसको आप एक पेपर, एक कागज जैसा समझो। तो कागज जो होता है उसकी आप दोनों सरफेस के ऊपर लिखते हो। ओके, सामने वाली सरफेस पर भी लिख सकते हैं और उसकी बैक साइड वाली सरफेस पे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कागज होता तो बहुत पतला है लेकिन उसकी दो सरफेसेस हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो सोप सॉल्यूशन है, ये जो सोप फिल्म है, इसकी भी दो सरफेसेस हैं। एक इसकी सरफेस सामने वाली है और एक सरफेस इसकी पीछे वाली है। और क्योंकि सामने वाली सरफेस के अंदर हमने अगर लंबाई L लिया है तो इतनी ही लंबाई पीछे वाली सरफेस की भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो साइड CD है ये हमारी दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट में है। ये सामने वाली सरफेस के भी कांटेक्ट में है और पीछे वाली सरफेस के भी कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो लेंथ L है इसकी जगह पर मुझे लेना पड़ेगा 2L। और ये 2L मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पर इस थिन फिल्म, ये जो सोप फिल्म है, इसकी दो सरफेसेस है। ओके, इसलिए हमने 2L ले लिया। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम और थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमको ये 2L को इधर ट्रांसफर करके एक फॉर्मूला मिल सकता है, F इज इक्वल टू 2L इंटू टी। मतलब हमने यहाँ पर ये वाली जो कोहेसिव फोर्स है ये मालूम कर लिए और उसकी कीमत इतनी आ गई 2L, यानी टोटल लेंथ इस साइड की, इंटू टी। टी इज द सरफेस टेंशन, वो उसका इस लिक्विड का सतही तनाव है। ओके, आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए कि जब ये कोहेसिव फोर्स इसके ऊपर एक्ट हुई, मतलब जब इस कोहेसिव कुवत का इसके ऊपर अमल हुआ, तो उसकी वजह से ये वाली साइड अंदर सरकना शुरू हुई और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो dx हुआ। तो यहाँ जो हटाव है वो dx हो रहा है और इतनी कुवत है, इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से आप यहाँ पर वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो मैं वर्क डन के फॉर्मूला लिख सकता हूँ dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इंटू dx। अब एक काम करते हैं, इसमें F की ये कीमत ले लेते हैं। ये कुछ तो भी ऐसा बन जाएगा dw इज इक्वल टू F की कीमत आ जाएगी 2 टाइम्स L इंटू टी इंटू dx। ओके, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू, ये t को मैं पहले लिख लेता हूँ, इंटू इन दो लोगों को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ 2L इंटू dx। ओके, लेकिन अब आप गौर करो कि 2L इंटू dx क्या है। 2L का मतलब है लेंथ, यानी ये वाली लंबाई, पूरी टोटल लंबाई यहाँ की, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इसको मैं काम करता हूँ यहाँ शेड करके आपको बता देता हूँ।
ये वाले पार्ट को आप कंसीडर करो, इसको आप गौर से देखो। ओके, इस पार्ट में ये वाली साइड एल है और इसी इसकी बैक साइड जो है वो भी एल है, इसलिए मैंने इसको 2L ले लिया हूं। और यहां से लेकर यहां तक ये इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई है, तो 2L यानी लंबाई और dx यानी चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई इन दो लोगों का जो हासिल ज़रब होगा वो होना चाहिए रकबा, एरिया। ओके, इसका मतलब 2L इंटू डी एक्स की जगह पर हम एरिया ले सकते हैं। कौन सा एरिया? एरिया डिस्क्राइब्ड बाय दिस साइड, यानी ये जो शेडेड एरिया जो दिख रहा है ये वाला, ये एरिया उसने डिस्क्राइब किया इस फोर्स की वजह से या इस वर्क डन की वजह से। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये ध्यान में आ गया होगा। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, ये जो नंबर हमारे पास है 2L इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी जगह पर हम DA ले सकते हैं। DA का मतलब है एरिया या फिर चेंज इन एरिया ऑफ द सोप फिल्म। ओके, इस सोप फिल्म के जो एरिया के अंदर जो चेंज हो रहा है हम उसको DA ले सकते हैं। और अब आप एक काम करो, ये वैल्यू यहां ला के रख दो, तो आप देखो ये क्या मिलेगा, DW इज इक्वल टू T इंटू DA। और अब आखिरी स्टेप, आप DA को इधर शिफ्ट कर दो। जैसे आप DA को इधर शिफ्ट करोगे आपको फॉर्मूला मिलेगा T इज इक्वल टू DW अपॉन DA। आप गौर से देखिए, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। ओके, ये फॉर्मूला सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन और वर्क डन यानी सतही तवानाई, इन दो लोगों के दरमियान इस फॉर्मूले के जरिए हम रिलेशन दिखाते हैं। मतलब ये रिलेशन जो है ये सतही तनाव का और सतही तवानाई का आपस का रिलेशन है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा और आपने इसी तरह से अपने नोट्स भी इसके साथ साथ बना लिए होंगे। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसी को और डिस्कस करते हैं, हम इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे। अब आप देखिए, सबसे पहले हम जो फाइनल फार्मूला हमको मिला, हम इसी फॉर्मूले के अंदर कुछ जो मामूली सी चेंजेस हम लोग करेंगे अलामतों के अंदर। आप देखिए, ये जो DW है वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी है, किया गया काम, एक्चुअली ये सतही तवानाई है, तो इसको हम DE लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको DE से डिनोट करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा T इज इक्वल टू DE अपॉन DA। ओके, ये था रिलेशन सतही तनाव और सतही तवानाई का। तो इसमें T सतही तनाव है और DE जो है ये सतही तवानाई है, अपॉन में DA का मतलब है सतही रकबा। ओके, वो एरिया है। अब इस फॉर्मूले को देखकर हम इसकी यूनिट्स वगैरह बना सकते हैं। तो आप लोग देखिए, अगर मुझे यहाँ पर SI यूनिट ऑफ T अगर बनाना हो, यानी सरफेस टेंशन का अगर मुझे SI यूनिट अगर बनाना है, तो मैं यहाँ पर इसकी यूनिट लूंगा और नीचे इसकी यूनिट लेना पड़ेगा। ऊपर एनर्जी है या वर्क डन है, तो उसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी जूल, और नीचे एरिया है उसकी SI यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन जो मुझे मिली वो मिलेगी जूल पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमको सतही तनाव के लिए, सरफेस टेंशन के लिए एक नई यूनिट जो है यहाँ पर मिल गई और वो यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर। हम आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये फॉर्मूला देखा था, T इज इक्वल टू F अपॉन L। तो इस पर से हमने जो SI यूनिट उसकी जो बनाए थे सरफेस टेंशन की, SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, वो आया था F के लिए आया था न्यूटन पर और लेंथ के लिए आया था मीटर। तो आप याद रखिए, जूल पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर ये दोनों सेम ही है। देखने में ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं लेकिन ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी यानी सतही तनाव जो है, सतही तनाव के लिए ये दोनों भी SI यूनिट्स होते हैं या SI यूनिट्स इनको यूज किया जाता है सतही तनाव के लिए, सरफेस टेंशन के लिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सब यानी इतना आर्टिकल जो है वो आज का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है अब यहाँ पर वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। उर्दू में इसे ज़ाविया ताल्लुक या ज़ाविया रब्त कहते हैं। ओके, अब सवाल ये आता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट या ज़ाविया ताल्लुक जो है ये क्या होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको अलग अलग दो हम यहाँ पर केसेस लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं।
आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपने ये एक बर्तन लिए और इस बर्तन में हम यहाँ पर पानी ले लेते हैं। ओके, सपोज करो मैंने पानी ये लेवल तक ले लिया हूँ, और अब ऐसा ही हम एक बर्तन ले लेते हैं दूसरा, और इस बर्तन के अंदर हम यहाँ पर मर्क्यूरी ले लेते हैं, पारा ले लेते हैं। तो मान लो कि पारा जो है वो ये लेवल तक है। ठीक है, अब हम एक चीज़ पे गौर करेंगे कि पानी जो है, जब हम किसी कंटेनर में पानी डालते हैं तो पानी की जो सतह, पानी की जो सरफेस, ये जो सतह जो है, ये बर्तन को जहाँ पे टच करती है तो वो ऐसी नहीं रहती, बल्कि उसका शेप थोड़ा सा अलग होता है। आप लोग कांच के गिलास में या कांच के बर्तन में पानी को डालकर उसको साइड से देखने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। पानी जो है वो जब टच करता है तो वो थोड़ा सा ऐसा ऊंचा उठ जाता है। ओके, नॉर्मल लेवल से वो ऐसा ऊंचा उठ जाता है। तो यहाँ पर वो सभी, मतलब जहाँ जहाँ पर वो बर्तन को टच करेगा वहाँ पर वो ऐसा ऊंचा उठ जाएगा। तो ये पानी का रियल शेप हो गया, यानी पानी की सरफेस का रियल शेप ऐसा हो गया। जब आप पारे की बात करते हैं, मर्क्यूरी की जब आप बात करते हैं, तो मर्क्यूरी का डिज़ाइन इसका उल्टा रहेगा। मर्क्यूरी का शेप यहाँ पर ऐसा होगा। ओके, इस जगह पर वो इस तरह से बनाने की कोशिश करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों जो डिज़ाइन जो अलग अलग जो बने हैं, तो इसको ये वाले डिज़ाइन के अंदर हमको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे गड्ढा जैसा बन गया, तो हम इसे कॉनकेव कहेंगे। यानी पानी की जो सरफेस है उसने कॉनकेव शेप बनाया सॉलिड को टच करके, और मर्क्यूरी की जो सरफेस है तो उसने कॉन्वेक्स शेप बनाया, मतलब ऐसा उभार जैसा बनाया, तो ये कॉन्वेक्स जैसा बन गया। ओके, दोनों का नेचर अपोजिट है, इसलिए ये दो मामले हमको ऐसे नजर आए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट जहां पर लिक्विड और सॉलिड ने टच किया, मतलब हम ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। आप याद रखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, या फिर यहां पर अगर बात करेंगे तो वो पॉइंट यहां पर है, इस जगह पर। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर पानी और इस सॉलिड बर्तन के लिए, और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस लिक्विड यानी मर्क्यूरी और ये वाले बर्तन के लिए। ओके, सॉलिड के लिए। अब हम एक नया काम ये करेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब ममाज बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बनाता हूँ तो मुझे वो ममाज कुछ तो भी ऐसा बनाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा सीधा, यानी जो उसको ऐसा टच होकर ऐसा ऐसा चला जाए, यहाँ से वो ऐसा सीधा सीधा एक ऐसी सीधी लाइन आप ड्रॉ करोगे। ओके, इस तरह से। और वही वाला मामला यहाँ पर आएगा। यहाँ अगर मुझे टेंजेंट बनाना है इस सरफेस के ऊपर तो मुझे उसको ये ऐसा बनाना पड़ेगा, इस टाइप से। तो ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, एक्चुअली ये ममास है, ये टेंजेंट है, और ये वो टेंजेंट है जो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर तैयार किए। अब आप देखिए कि इस टेंजेंट ने लिक्विड साइड में से, मतलब ये वाली साइड में से, यहां से इस साइड में से इस सॉलिड सरफेस के साथ में एक पर्टिकुलर एंगल बनाया है। पहले एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि टेंजेंट ने, ये जो टेंजेंट है ग्रीन कलर में, चलो मैं इसको टी लिख देता हूँ, टी फॉर टेंजेंट। तो इस टेंजेंट ने इस सॉलिड के साथ में, सॉलिड जो है ये जो लाल कलर में जो सॉलिड दिख रहा है, ये सॉलिड के साथ में कितने एंगल बनाए। तो आप देखिए एक एंगल इसने यहाँ बाहर बनाया, एक एंगल ये, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला है। तो इनमें से अगर हम सिर्फ ये वाले एंगल को कंसीडर करें, मैं इसको थीटा नाम दे देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये वाला एंगल जो है ये लिक्विड साइड में बना है। ये सबसे खास पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि टेंजेंट जो था, ममाज जो था, उसने सॉलिड के साथ में लिक्विड साइड में एक एंगल बनाया। तो लिक्विड साइड में उसने ये जो एंगल बनाया, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब जाविये ताल्लुक। ओके, यहां पर जाविये ताल्लुक कौन सा बनेगा? तो अब आप देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि हम टेंजेंट लेंगे और ये देखेंगे कि उसने सॉलिड के साथ में लिक्विड की तरफ से कौन सा एंगल बनाया। तो आप देखो कि ये टेंजेंट है, ये सॉलिड है, इसने एक एंगल ये बना, एक ये है और एक ये वाला है। तो जाहिर है लिक्विड साइड से ये है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल बना इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये वाले केस के अंदर, यानी पानी वाले केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट ये है, और मर्क्यूरी वाले केस के अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट ये वाला है।
ओके, तो इस तरीके से हम एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है उसको दो अलग अलग लिक्विड के लिए, मतलब पानी के लिए और मर्क्यूरी के लिए, हमने उन दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करी। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, डेफिनेशन बनाना इसका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप देखो कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में है, तो टी एंड एस, मतलब टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में है। कौन सी साइड से है, तो साइड जो है वो कहाँ से है, लिक्विड साइड से। यानी लिक्विड साइड की तरफ से आपने टेंजेंट और सॉलिड के दरमियान जो एंगल बना जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ओके, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द सॉलिड सरफेस मेजर्ड फ्रॉम लिक्विड साइड। ओके, उर्दू में हम उसकी तारीफ इस तरह से करेंगे कि जाविया ताल्लुक या जाविया रब्त या जाविया लम्स, अलग अलग नाम है इसके, उर्दू में बहुत सारे नाम, जाविया इत्साल भी कहते हैं उसको। ओके, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो लिक्विड साइड की तरफ से बनाया जाने वाला ऐसा जाविया है जो ममास और ठोस के दरमियान बनता है। तो उर्दू में हम इसकी तारीफ इस तरह से बोलेंगे कि ममास, नुक्ता ताल्लुक पर बनाया गया ममास ठोस सतह के साथ लिक्विड साइड से, यानी माए की जानिब से जो जाविया बनाता है उसे जाविया ताल्लुक या एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ओके, ये हो गई उसकी तारीफ। अब हम यहाँ पे इस डेफिनेशन के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हमको मिला, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एंगल ऑफ कांटेक्ट में पाई जा सकती हैं। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखकर बता सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एंगल है टेंजेंट और सॉलिड के बीच में, मगर वो लिक्विड साइड की तरफ से मेजर किया जाता है। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पर पानी के वास्ते उसकी कीमत, ये छोटा सा एंगल बना, छोटा सा जो एंगल बना है, आप देखिए उसकी जो कीमत है वो राइट एंगल से, मतलब जाविया कायमा यानी 90 डिग्री से अगर कंपेयर करें तो ये काफ़ी छोटा है। तो ये वाले केस के अंदर ये 90 से छोटा है, इसका मतलब ये हादा जाविया है। ओके, और आप यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर ये इतना बड़ा एंगल बना, ये सॉलिड सरफेस है और ये टेंजेंट है और ये लिक्विड साइड से इतना बड़ा एंगल बना, डेफिनेटली ये एंगल 90 से काफ़ी बड़ा है। तो 90 से बड़ा है, इसका मतलब हम इसे कहेंगे कि ये मुनफरजा जाविया है। ओके, तो ये यहाँ पर ये मुनफरजा जाविया तैयार हो गया, यहाँ पर ये हादा जाविया बना था। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कि ये एक एक्यूट एंगल है, और यहाँ हम इंग्लिश में इसे कह सकते हैं कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, तो अब एक चीज़, अब हम इन दो बातों को देखकर यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है, कुछ खासियतें, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट की कुछ खुसूसियात जो है वो बयान कर सकते हैं। पहली खासियत उसकी ये आएगी कि जाविया ताल्लुक अलग अलग लिक्विड या अलग अलग लिक्विड सॉलिड पेयर के लिए अलग अलग होता है। कैसे बोला हम लोगों ने ये बात, तो आप देखिए बहुत सिंपल सी बात है। पानी के लिए हमको ये हादा मिला और पारे के लिए ये हमको मुनफरजा मिला, इसका मतलब दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लेकिन इसके लिए वो एक्यूट एंगल है और इसके लिए वो ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग लिक्विड्स के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग होता है। आया समझ में इतना? ये होगी पहली खासियत। दूसरी खासियत हम लोग ये ले सकते हैं कि मान लो कि अगर आपने दोनों साइड में लिक्विड तो एक ही लिया, लेकिन सॉलिड अलग अलग ले लिए। जैसे एक तरफ आप सिल्वर का बर्तन ले सकते हो, या आप सोने का बर्तन ले सकते हो, या आप कांच का बर्तन ले सकते हो, या स्टील का बर्तन ले सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने दोनों साइड में सेम लिक्विड लिए, पानी लिए, लेकिन बर्तन चेंज कर दिए, तो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है जाविया ताल्लुक, वो अलग अलग सॉलिड लिक्विड पेयर्स के लिए अलग अलग होते हैं, अलग अलग होता है। यानी जैसे जैसे हम माए और ठोस की जोड़ियां चेंज करेंगे, ओके, जैसे जैसे हम सॉलिड और लिक्विड के पेयर चेंज करेंगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलता जाएगा। तो ये पहली खासियत होगी। ओके, अब हम दूसरी खासियत लेते हैं। दूसरी खासियत आप देखिए, मान लो कि अगर आपने पानी के अंदर अपना हाथ डुबाए और बाहर निकाले, तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो आपके हाथ को गीला कर देगा।
तो अगर पानी आपके हाथ को गीला कर देगा तो हम ये कहेंगे कि पानी जो है वो एक वेटिंग लिक्विड है, मतलब गीला करने वाला माए है। ओके, अब आप एक काम कीजिए, आप अपना हाथ पारे में डुबाइए। जब आप पारे में अपना हाथ डालकर बाहर निकालेंगे, आप देखेंगे जैसा आपका हाथ गया था वैसे ही बाहर आ जाता, यानी आपका हाथ गीला नहीं होगा पारे से। और अगर ये गीला नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये एक नॉन वेटिंग लिक्विड है। तो फिर एक चीज हमको यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि दुनिया में दो तरह के लिक्विड हो गए, एक होता है वेटिंग लिक्विड और एक होता है नॉन वेटिंग लिक्विड। ओके, तो जब आप वेटिंग लिक्विड की बात करते हैं, मतलब गीला करने वाले माए की अगर आप बात करते हो, तो उसके अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा हाददा जाविया होता है। तो ये हमारी दूसरी खासियत हो गई। और दूसरी खासियत क्या रहेगी कि दुनिया में जितने भी गीला करने वाले माए हैं, वेटिंग लिक्विड्स हैं, उनके लिए जाविया ताल्लुक हमेशा हाददा जाविया यानी एक्यूट एंगल होता है। और दुनिया में जितने भी नॉन वेटिंग लिक्विड है, मतलब गीला ना करने वाले माए होते हैं, उनके लिए जाविया ताल्लुक हमेशा मुनफरजा यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ये हो गई हमारी खासियत, मतलब इस एंगल ऑफ कांटेक्ट की खासियत नंबर 2 और 3। खासियत नंबर 1 में हमने बताए थे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो डिफरेंट है अलग अलग लिक्विड पेयर्स के लिए, लिक्विड सॉलिड पेयर्स के लिए। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने बताया कि वेटिंग लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट है, मतलब गीला करने वाले माए के लिए जाविया ताल्लुक जो है वो हाददा है, और नॉन वेटिंग यानी गीला ना करने वाले माए के लिए जाविया ताल्लुक जो है वो मुनफरजा यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। इस तरह से ये 3 खुसूसियात हो गई। अब हम और एक चीज़ करते हैं। मान लो कि आपने पानी को लिया यहाँ पर और आपने इसको गर्म करना शुरू किए, यानी इसका टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे ये एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होते जाएगा। ओके, इसके साथ भी वैसे होगा, जब आप इसको पारे का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑटोमेटिक एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलता जाएगा। तो चौथी खासियत या चौथी प्रॉपर्टी हमको ये मिली कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है जाविया ताल्लुक वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बदलोगे, अगर आप टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत को तब्दील करने पर जाविया ताल्लुक जो है वो तब्दील हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ये हो गई उसकी खासियत नंबर 4। और अब आखिरी खासियत भी हम ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि मान लो कि आपने एक लिक्विड लिए जैसे पानी लिए, और अब आप उसके अंदर या तो शक्कर मिला दो, या आप उसके अंदर नमक मिला दो, या आप उसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिला दो, कुछ भी मिलाओ, लेकिन कोई भी ऐसी चीज मिलाओ जो उसके अंदर या तो पूरी तरह सोल्यूबल हो जाए या थोड़ी बहुत सोल्यूबल हो जाए या बिल्कुल भी सोल्यूबल ना हो, कोई भी चीज उसके अंदर आप मिलाओ, कोई इंप्यूरिटी उसके अंदर डालो। आप देखेंगे कि जब आप पानी के अंदर कोई इंप्यूरिटी मिलाते हैं, कोई भी मिलावट अगर आप पानी के अंदर मिलाते हैं, तो भी जाविया ताल्लुक बदल जाता है। तो इस तरह से हमारी आखिरी जो लास्ट पॉइंट जो हमको नोट करना है वो ये है कि जाविया ताल्लुक की कीमत इंप्यूरिटी मिलाने पर तब्दील हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो पॉइंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो हमने देखा। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपको आज के ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। पहले वाले आर्टिकल में हमने देखा था सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन, और दूसरे वाले आर्टिकल के अंदर हमने देखा एंगल ऑफ कांटेक्ट और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, उसकी अलग अलग खुसूसियात। ओके, अब हम यहाँ पर दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो लेने वाले हैं, ताकि आपको सतही तनाव को कैलकुलेट करना जो है वो आपको आ जाना चाहिए इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस प्रॉब्लम के अंदर आप देखिए, हमने एक लिक्विड सरफेस ली है, और उस लिक्विड सरफेस के ऊपर एक सुई है जो जिसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो सुई है ये पानी के सतह के ऊपर तैर रही है। जाहिर सी बात है, पानी की सतह के ऊपर वो सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से तैर सकती है। हमको यहाँ पर पानी का सतही तनाव दिया गया है 72 डाइन पर सेंटीमीटर,
और सवाल जो किया जा रहा है वो ये है कि उस सुई के ऊपर अमल करने वाली जो कोहेसिव फोर्स है वो कितनी है। मतलब हमारा टारगेट है कि हमको एफ मालूम करना है। ठीक है, तो आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले आपको दिया गया है कि एक सुई है, तो मैं यहाँ पर इमेजिन करता हूँ कि वो सुई ये वाली है। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक शेप दे देना चाहूँ तो वो शेप कुछ तो भी ये ऐसा होगा, यहाँ पर उसकी नोक होगी और इस जगह पर ये ऐसा छोटा सा सुराख होगा जिसके अंदर हम धागा जो है वो पुरा सकते हैं। तो मान लो कि ये एक सुई है। ओके, अब आप देखिए, ये जब पानी के ऊपर रखी रहेगी, पानी की सरफेस के ऊपर अगर ये रखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो कोहेसिव फोर्सेस जो एक्ट हो रहे हैं वो इस तरह से एक्ट होंगे, यानी दोनों डायरेक्शन के अंदर हम उसको ये इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर ये कोहेसिव फोर्सेस दोनों जानिब ऐसे अमल करेंगे तो हमको इस सुई की इधर वाली लेंथ भी लेना पड़ेगा और इधर वाली लेंथ भी लेना पड़ेगा। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लेंथ दोनों तरफ लेना है, और सुई की जो लंबाई हमको दी गई है वो लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इधर वाले ये जो साइड है इसकी इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और इधर वाली ये जो साइड है इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से जब हम इस प्रॉब्लम को या इस टाइप के प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे तो हम उस लिक्विड के कांटेक्ट वाली जो लेंथ है उसको हमको लेना पड़ेगा, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा T इज इक्वल टू एफ अपॉन, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि सुई की दोनों सरफेस जो है वो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर L की जगह पर मुझे लेना पड़ेगा 2L। ठीक है, और अब आप देखिए, मैं इजीली इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये आ जाएगा T इंटू 2L, इसका मतलब ये आ जाएगा 72 डाइन पर सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू एल, और एल की वैल्यू है 5। इसका मतलब ये आएगा F इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10, और 10 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 720 डाइन। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पानी के ऊपर अगर कोई निडल, कोई सुई अगर तैर रही है तो उसकी लेंथ जो है उसको हम डबल लेना पड़ेगा पानी के कांटेक्ट की वजह से। दोनों साइड में वो पानी के कांटेक्ट में है, इस वजह से हम यहाँ पर एल की जगह पर 2L लेंगे, और फॉर्मूले को कैलकुलेट किया तो वो कुछ इस तरह से उसका आंसर आएगा। ओके, तो आप देखिए ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ पर हमारा दूसरा प्रॉब्लम जो हमको आज देखना है वो शुरू करते हैं। अब वो प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको एक बबल जो है वो दिया गया है, सोप सॉल्यूशन से बना हुआ एक बबल जिसका रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर। ओके, और इस बबल को ब्लो करने के लिए, मतलब इसको तैयार करने के लिए कितना वक्त दौरान कितना वर्क लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इन ब्रैकेट सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन दिया गया है उस सोप सॉल्यूशन का, उसकी वैल्यू है 30 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, तो वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम में हम कैसा करेंगे। सबसे पहले अभी आज का जो हमारा जो आर्टिकल था, पहला आर्टिकल जिसके अंदर हम लोगों ने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का रिलेशन देखा था, हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था T इज इक्वल टू DE अपॉन DA। ओके, इसमें से हमारा जो टारगेट है वो DW है, मतलब DE जो है वो DW है, तो ये हमको मालूम करना है। आप DA को इधर शिफ्ट कर लो तो ये आ जाएगा DE इज इक्वल टू T इंटू DA। ओके, और अब आप देखिए, इस मर्तबा यहां पर यह आ जाएगा T इंटू DA का मतलब है एरिया ऑफ सोप बबल, यानी साबुन का वो जो बुलबुला है उसका एरिया। अब साबुन का जो बुलबुला है वो आपने देखा होगा वो गोल होता है, स्फेरिकल होता है, और अगर वो स्फेरिकल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्फेरिकल बबल को, चलो मैं यहाँ समझाने के लिए इस जगह पर उसका डिजाइन बना देता हूँ। मान लो कि ये एयर बबल है, यानी साबुन के महलूल का बना हुआ ये एक बबल है। ओके, और इसका यहाँ पर ये वाला जो रेडियस है मान लो कि ये R है।
आप याद रखिए, क्योंकि ये जो बबल है ये अंदर से खाली होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर यहाँ पर एयर है और इसके बाहर भी एयर है। तो इस तरह से मुझे इस बबल को दो सरफेसेस वाला बनाना पड़ेगा। एक सरफेस बाहर वाली यानी रेड कलर में जो मैंने बताया हूं, और एक सरफेस ग्रीन वाली जो कि अंदर वाली हवा के कांटेक्ट में है। ओके, तो इस तरह से जब हम इसके एरिया की बात करेंगे तो हमको सिर्फ बाहर वाली सरफेस का एरिया नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि हमको अंदर वाली सरफेस का एरिया भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से यहां पर इसका एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स। अब हम इसका एरिया ले सकते हैं। ये एक स्फेयर है, कुर्रा है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुर्रे का जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो है 4πr²। ओके, तो इस तरीके से दो सरफेस होने की वजह से, यानी एक अंदर वाली सतह और एक बाहर वाली सतह, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया हूँ। और ये टोटल जो है, क्योंकि स्फीयर है इसलिए स्फीयर का फॉर्मूला हमने ले लिए। अब इसके अंदर हम तमाम कीमतें जो है वो ला के रख सकते हैं। ये आ जाएगा, टी की वैल्यू है 30 × 2 × 4 पाई की वैल्यू आप ले सकते हो 22/7 आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। ओके, और अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इन दो नंबरों को अगर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 60। 60 से अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाई ये 7 से एक 7 कट जाएगा तो 22 × 7, और इस तरह से आपका आंसर आएगा 240 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 7 2 14, 7 2 14 + 1 15। ओके, और फिर आप इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, ये जो आंसर आपका आएगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने ये सेंटीमीटर और डाइन पर सेंटीमीटर में किया है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो अर्ग में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और इस तरीके से हम सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के रिलेशन को यूज़ करके, मतलब ये वाला जो रिलेशन है इसको यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सब ध्यान में आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। ओके, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।